नमस्कार दोस्तों। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? ऑल गुड, ऑल वेल बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में। सब कुछ ठीक है? चलो फिर ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चे। आज का जो सीआरपीसी का सेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में, और दोनों ही पार्ट जो है मजेदार हैं, इजी हैं, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा बहुत कम होता है देखने को कि इजी भी हो कोई चीज और इंपॉर्टेंट भी हो। तो आज यहां पर हमको ऐसा देखने को मिलेगा। देखो बच्चे, वैसे आपको याद होगा जो लास्ट सेशन हमने कंडक्ट किया था इन दी सीआरपीसी सब्जेक्ट, हमने वहां पर समरी ट्रायल सीखा था और प्ली बार्गेनिंग सीखा था। दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट? और दोनों की क्या इंपॉर्टेंस थी कि उनके ऊपर कोई शॉर्ट टाइप नोट का कोई क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं। और प्ली बार्गेनिंग से तो बच्चे कभी कभी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ जाता है। आज के जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल अलग है इस सोच से। इन टॉपिक्स पे इंडिपेंडेंटली तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जब भी आप ट्रायल के ऊपर आंसर लिखोगे, जो हमने ट्रायल समझा था याद है आपको? चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, 20, 21, वो जो सारे चार तरीके के ट्रायल मैंने आपको समझाए थे, उन ट्रायल को समझने के लिए, उसको फर्दर इलेबोरेट करने के लिए आपको इन चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। खासकर जो हमारा पहला वाला चैप्टर है आज के सेशन का, वो है बच्चे चैप्टर नंबर 22। अगर आप अपने स्टैट्यूट को खोल के देखेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 22 आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 266 से, 266 से, जस्ट आफ्टर द प्ली बार्गेनिंग वाला चीज। और ये जाता है 266 से लेके 271 तक। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर हम ऐसी सर्कमस्टांसेस को साथ डील करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे जहां पर कोई व्यक्ति है जिसका कोर्ट में मौजूद होना जरूरी है। समझिएगा मेरी बात को, यहीं पे कॉन्टेक्स्ट समझ लो, आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। कोई व्यक्ति है जिसका कोर्ट में मौजूद होना जरूरी है। अब कोर्ट में जरूरी होने का रीजन यह भी हो सकता है कि उसको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा हो, एज ए विटनेस, या फिर यह भी हो सकता है कि उसके खुद के खिलाफ एक्यूजेशन लगा हो, राइट? ये दो सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में लाने की या उसकी जरूरत पड़ने की। अब यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांस क्या है? स्पेशल सर्कमस्टांस ये है कि वो जो व्यक्ति है जिसकी जरूरत है वो जेल में है, वो जेल में है। तो आम व्यक्ति होता है तो उसको हम सम्मन भेजते थे, वारंट भेजते थे, राइट? अब ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या होगा? क्या कानून अलग है? क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है? क्योंकि अगर आपको याद होगा, सम्मन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे भी हमने एक सेक्शन ऐसा पढ़ा था कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन जो जेल के अंदर है उसके खिलाफ सम्मन जारी हो रहा है तो हम सम्मन सर्व करवाते थे उस पे थ्रू दी हेड ऑफ द जेल अथॉरिटीज। पर यहां पर ये जो चैप्टर है ये उसी चीज को इलेबोरेटेड मैनर में डील करता है, क्योंकि फर्क पड़ता है किसी व्यक्ति का आजाद होना और किसी व्यक्ति का जेल के अंदर होना। इन दोनों परिस्थितियों में फर्क है जहां तक बात कानून की है, जब उसको हम बुला रहे हैं। इसी बात को हमको इस चैप्टर 22 के अंदर जानना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा जाए जिसके अंदर सिनेरियो ऐसा रखा जाए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी जेल में है, या फिर इन एनी केस अगर नॉर्मल आंसर भी लिख रहे हो, यू डू नीड टू पॉइंट आउट अ सिचुएशन जहां पर ऐसा हो सकता है। अब चैप्टर दिया है तो होता तो है ही, राइट? तो सबसे पहले तो इसको समझेंगे, और ये जो फर्स्ट क्लास है हमारी मोस्ट लाइकली इसी में निकलेगी। आफ्टर दैट फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 23। और चैप्टर नंबर 23 तो बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसकी इंपॉर्टेंस बस मैं एक सवाल से आपको समझा सकता हूं, और वो सवाल ये है, अगर आप सोचे थोड़ा भी अपने दिमाग पे जोर डालें, ये जितने भी तरीके के हमने ट्रायल पढ़े, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने हो, चाहे वारंट केस का मजिस्ट्रेट के सामने, सम्मन केस का मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो समरी ट्रायल क्यों ना हो, इन सारे ट्रायल का अगर मैं एक एक आंसर मांगू आपसे, वन वर्ड आंसर, व्हाट इज द बिगेस्ट एम ऑफ एनी ऑफ दीज ट्रायल्स? क्यों कंडक्ट किए जाते हैं ट्रायल?
तो इसका एक ही जवाब हो सकता है और जो आना चाहिए वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस, कलेक्शन, एनालिसिस, एक्सेप्टेंस, सबके बेस में क्या है? एविडेंस। उसी के आधार पर कोई भी केस डिसाइड होता है। ये जो बच्चे चैप्टर नंबर 23 है, ये उसी एविडेंस के बारे में नियम व कानून स्थापित करता है। बहुत इलैबोरेटेड चैप्टर है, बहुत लेंदी है। स्टार्ट्स विद सेक्शन 272 एंड एंड्स इट लाइक 299। इमेजिन कितना बड़ा है, कितना बड़ा चैप्टर है। हाँ, पर यह है कि सारे सेक्शंस इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं है। आज मैं आपको केवल बेसिक बैकग्राउंड दूंगा, बट बहुत काम का चैप्टर है। इसको नहीं समझोगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे एविडेंस एक्ट को। एविडेंस एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। वो बताता है व्हाट इज एविडेंस, एक्सेप्टेबिलिटी, रिलेटेबिलिटी। यहां पे पता चलता है हाउ इज इट एक्चुअली एक्सेप्टेड एज पर दी प्रोसीजर, कि प्रोसीजर के अनुसार कैसे उसको स्वीकार किया जाता है। ये उसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है आपके एविडेंस एक्ट का। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझाऊंगा मैं आपको। आज इसका बेसिक सा इंट्रो दूंगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि 275 तक समझाऊं। 272 से 275 तक एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वीक होगा वहां पर आपको इस चैप्टर को पूरे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। यही हमारा आज का एजेंडा होने वाला है, और कीपिंग इट वेरी बेसिक और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं जो हमको कवर करने हैं, दे आर क्वाइट प्रैक्टिकल। ठीक है, कोई बिल्कुल इसमें कोई भी एकेडमिक चीज नहीं है जो आप किताब से बैठ के रट लोगे या रटने की जरूरत है। सिंपल समझने वाली बातें हैं सारी, तो समझने पे जोर डालना आप लोग भी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बस। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आज की जो कहानी है वो शुरू होती है हमारे चैप्टर नंबर 22 से। इट टॉक्स अबाउट अटेंडेंस ऑफ पर्संस। पहले तो उसकी हेडिंग से समझा करो कि व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। आधी कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है। अटेंडेंस ऑफ पर्संस जो कन्फाइंड है या फिर डिटेन्ड है प्रिजन्स में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, प्रिजन मतलब जेल। जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वो जेल में है, बस इतना सा समझ लो। दिस इज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर। और ये इतना चैप्टर इतना बढ़िया तरीके से लिखा गया है, क्योंकि जैसा हर एक चैप्टर के साथ असल में होना चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर एक चैप्टर को हमेशा उन शब्दों की डेफिनेशन के साथ शुरू होना चाहिए जिन शब्दों का उसमें बार बार इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसने इस बात का ख्याल रखा है, क्योंकि इसमें पहला सेक्शन कोई प्रोसीजर नहीं बता रहा। इसमें पहला सेक्शन एक्सक्लूसिवली डेफिनेशंस को डिवोट किया गया है दो शब्दों की, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर में। एक है डिटेन्ड या फिर डिटेंशन, दूसरा है प्रिजन। भाई हम देखो, हर शब्द का हमारे दिमाग में एक रफ आइडिया होता है, नो डाउट। हमको पता है प्रिजन क्या है, हम ये डेफिनेशन नहीं भी पढ़ेंगे हमको फिर भी पता है जेल क्या होती है, प्रिजन क्या होता है। बट बच्चे, लीगल क्लैरिटी होना बहुत अलग होता है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। जितनी ज्यादा जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीजें आप अपने आंसर्स में लिखते हो, उतने ज्यादा मार्क्स आप लूज आउट करते हो, और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप मार्क्स लूज आउट कर रहे हो। राइट, फोकस हियर। पहले, क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर कोई व्यक्ति जेल के अंदर है। अंदर का मतलब डिटेन्ड है। डिटेन्ड है, डिटेन्ड का मतलब क्या होता है? वैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे, डिटेन्ड का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति में होना किसी व्यक्ति की जब वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी आजादी से वहां से बाहर नहीं आ सकता। समझ रहे हो? मेरी बातों को समझो। कोई भी परिस्थिति डिटेंशन की सर्कमस्टांस में कब गिरती है? मैं किसी के घर गया अपनी मर्जी से डिनर पे, और मैं वहां पे खाना खा रहा हूं हैप्पीली, और मैंने खाना खाया और मैं वापस आ गया। वॉज इट माई डिटेंशन? नो।
क्योंकि जो भी सर्कमस्टांस थी इन एंड अराउंड, जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के घर गया, जब मैं सोफा पे बैठा, जब मैंने डिनर लिया, और इवन जब मैं उठ के खड़ा हुआ और वापस आ रहा था, एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज फ्री टू विदड्रॉ। मैं जब चाहे तब बाहर जा सकता था, निकल के आ सकता था। बट एट द सेम टाइम इफ आई गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, मैं कहीं जाता हूं और ऐसी परिस्थिति हो जाती है दैट आई कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, चला तो मैं गया बट आई कैन नॉट कम आउट ऑफ इट बाय माई ओन चॉइस। जब मेरे से वो आजादी छीन ली जाती है, वो परिस्थिति हो जाती है डिटेंशन की। डिटेंशन लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। लीगल हो जाएगी जब यही काम विद दी बैकअप ऑफ लॉ किया जा रहा होगा, पुलिस कर रही होगी विद दी अथॉरिटी, और इलीगल हो जाएगी जब कोई व्यक्ति कर रहा होगा विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बट डिटेंशन वही है व्हेन यू डोंट हैव द लिबर्टी टू विथड्रॉ, जब आपके पास आजादी नहीं है वहां से बाहर निकलने की। और वहां से मतलब वो जगह भी हो सकती है, कमरा भी हो सकता है, किसी की नजरबंदी भी हो सकता है कि ओपन फील्ड हो, बट यू आर विद इन दी आईज ऑफ समवन, आप पे निगरानी रखी जा रही है। यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, राइट, यू कैन नॉट विथड्रॉ आउट ऑफ इट। तो वो भी एक डिटेंशन ही है। तो डिटेंशन का यही मतलब होता है। ये डेफिनेशन ने बस एक कंट्रीब्यूशन किया है कि डिटेंशन की डेफिनेशन में डाला है प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप सोचोगे देखो इस तो कानून के ही नाम में डिटेंशन है, तो आपको क्यों अलग से लिखना पड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। एक तो ये बात भी बड़ा जरूरी होता है समझना, क्योंकि चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, खासकर जब ऐसे स्टैट्यूट्स कवर्ड होते हैं। पता है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है, राइट, याद करो, आर्टिकल 22 पढ़ा था। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा कानून होता है जिसके अंदर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है नॉट फॉर द रीजन कि उसने कोई अपराध किया है, बट फॉर द रीजन कि वो कोई अपराध करने वाला है, ऐसा लग रहा है, ऐसे चांसेस हैं, या परिस्थिति ऐसी है जो ऐसा एक्शन लेने में मजबूर कर रही है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, जितने भी ये टेररिस्ट रिलेटेड एक्ट्स होते हैं ये ज्यादातर प्रिवेंटिव डिटेंशन नेचर के होते हैं। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो डिटेन्ड शब्द है, या फिर आप इसको डिटेंशन पढ़ना चाहो, यू कैन ऑल्सो रीड दैट लाइक इन दैट मैनर, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन करे गए लोग भी इंक्लूड होंगे। समझना है इस बात को। देखो आम परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसको डिटेन किया जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज देयर इज अ क्लियर रिलेशनशिप ऑफ एलिगेशंस। समझना, इस संबंध रिलेशन को समझना। एक तरफ आप पे आरोप होते हैं एलिगेशंस, और उन एलिगेशंस को देखते हुए आपका डिटेंशन होता है। और ये एलिगेशंस ऑब्वियसली दे आर अबाउट सर्टेन एक्ट्स जिसको आपने किया है, ऐसा बोला जा रहा है। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये रिश्ता मौजूद नहीं होता। एलिगेशंस तो होते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, बट दे आर नॉट अबाउट द एक्ट्स कि आपने ऑलरेडी ऐसा किया है। तो वो जो डिटेंशन होती भी है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो डिटेंशन होगी ही होगी, क्योंकि उसका एम ही वही है, आपको पकड़ना कि आप अपराध ना कर सको। पर वहां पे वो रिश्ता नहीं होता किसी चीज के होने का, होने वाला है, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। तो देयर इज अ वॉइड दैट इज क्रिएटेड। तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि वो जो डिटेंशन है, क्या वो विद इन द लीगल टर्म्स डिटेंशन माना जा सकता है जो नॉर्मल कानूनों के अंदर माना जाता है, या फिर कोई वो एक स्पेशल डिटेंशन है, या कोई अलग तरीके का है। तो ये जो डेफिनेशन है वो इसी बात को क्लैरिफाई करती है कि जो डिटेंशन है, चाहे वो नॉर्मल कानून के अंदर हो जहां पे एलिगेशन हो किसी अपराध होने के बारे में, चाहे वो डिटेंशन हो किसी ऐसे कानून के अंदर जहां पे एलिगेशंस तो हो बट दे आर नॉट अबाउट द एक्ट जो पहले से हो चुके हैं, बट विच आर अबाउट टू बी कमिटेड, या फिर ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो वो वाला डिटेंशन भी इस डिटेंड की डेफिनेशन में गिरेगा। तो हम जो बातें पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं उन लोगों पे भी लागू होंगी जो ऐसे कानूनों के अंदर नजरबंद है, डिटेंशन में है। ये पहली बात। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिटेंशन की डिटेंशन का मतलब क्या है।
और दूसरी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण डेफिनेशन, और इसका बड़े भाई की तरह मान लो आप, वो है प्रिजन की डेफिनेशन। अब देखो ये प्रिजन क्या होता है। जब भी हम ये शब्द बोलते हैं या पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, एक रूम और उस पे वाइट ब्लैक कलर की रॉड्स बनी हुई है, ऐसा, क्योंकि हमने मूवीज में उसको वैसे ही देखा है, सलाखें जिनको बोलते हैं। सो दैट इज द पिक्चर दैट कम्स इनटू आवर माइंड जब भी हम ये प्रिजन शब्द को यूज करते हैं। और वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कुछ गलत नहीं है, आइडिया जो उस पिक्चर से आ रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन। बट वो आइडिया थोड़ा सा लिमिटेड है। जो प्रिजन की डेफिनेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ब्रॉड है। क्यों क्यों ब्रॉड हो रही है? वो डिटेंशन की डेफिनेशन की वजह से ब्रॉड हो रही है। कैसे, मैं बताता हूं। प्रिजन की डेफिनेशन में ऐसी कोई भी जगह, देखना, कोई भी जगह जिसको राज्य सरकार ऑर्डर के जरिए डिक्लेयर करती है कि वो जेल है। कोई भी ऐसी जगह जिसको राज्य सरकार ऑर्डर के जरिए डिक्लेयर करती है कि वो जेल है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ जो लिखी है, बस इतनी सी बेसिक सी बात याद रखो, वो होती है जेल। तो जेल की कुछ प्रीरिक्विजिट्स नहीं होती हैं कि जेल ऐसी जगह होगी जहां पे सलाखें होंगी, या फिर जेल ऐसी जगह होगी जहां पे बहुत सारे कैदी होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जेल आपका खुद का घर भी हो सकता है, जेल कोई आम सा कमरा भी हो सकता है, जेल कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दे, दैट्स इट। इवन दो वो कोई आम सी जगह हो, इवन दो वहां पे कई सारे लोग ना हो। तो कहने का मतलब है, ये जो जेल होना या प्रिजन होना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इट डजंट डिपेंड ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन कि भाई वो जेल है। हाँ, आमतौर पर वही जेल होती है, बट दैट इज अ वेरी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट। इनफैक्ट जेल कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दे। ठीक है, उसके अलावा कोई भी रिफॉर्मेटरी सेंटर, कोई भी ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर लोगों को सुधरने के लिए या फिर सुधारने के लिए रखा जाता है। मतलब थोड़ा सा आइडिया ये रिफॉर्मेटरी वाला ही है। या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, वो जेल की ही डेफिनेशन में गिरता है, प्रिजन की ही डेफिनेशन में गिरता है। यहां पे बच्चे एक परेशानी आती है, मैं आपको बताता हूं वो परेशानी क्या है। देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जेल ऑर्डर निकाल रही है और वो प्रिजन की डेफिनेशन में गिर रहा है, पर यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रखी नहीं है। और ये वाला जो शब्द इस्तेमाल किया है, और इनफैक्ट ये वाला भी, पर इसी पे फोकस करते हैं, ये वाला जो शब्द इस्तेमाल किया है इसकी वजह से बहुत बखेड़ा खड़ा होता है, कई बार होता है। एक कानून है, आपने पढ़ा होगा, जेजे एक्ट। ऐसा कोई पहला कानून नहीं, ऐसे कई कानून रहे हैं जिसमें आइडिया ये रहा है कि किसी व्यक्ति को जिसने गलत किया है उसको हम डिटेन कर रहे हैं। डिटेन तो कर रहे हैं, वो इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि हम डिटेन कर रहे हैं, पर आइडिया ये रहता है कि उसको डिटेन कर रहे हैं हम एक ऐसे रिफॉर्मेटिव इन्वायरमेंट में जहां पे वो सुधर सके, उसका इंप्रूवमेंट हो सके। दैट इज द रीजन वो कहलाते हैं रिफॉर्मेटरी सेंटर। उनको कोशिश की जाती है कि उनका आइडिया जेल, आम जेल से अलग हो, आम प्रिजन से अलग हो। देखो, दिमाग का खेल है सारा। प्रिजन शब्द से आइडिया आता है कि हम किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं उसको सजा देने के लिए। इसका जो, इस शब्द का जो नेचर है, इट इज मोर ऑफ, कह सकते हैं कि पनिशिंग वाला एलिमेंट इसमें ज्यादा होता है। पर वहीं किसी जगह के लिए अगर हम रिफॉर्मेटिव सेंटर या इंस्टीट्यूशन ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, देन आइडिया कम्स कि उस व्यक्ति को हम पनिश करने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए भेज रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है दोनों में। दोनों ही जगह वो बंदा डिटेन हो सकता है, और दोनों हो सकता है बच्चे दोनों एक ही जगह हो।
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा हो, इट इज वेरी पॉसिबल. It is just the idea that comes out of these terms, prison and reformative institutions. तो अगर हम प्रिजन को इस भावना से समझ रहे हैं तो वो गलत है, तो वो गलत है. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आम जेल में भी भेजा जाता है ना, तो उसको भेजने का पर्पस केवल उसको दंड देना नहीं होता. ये बात सही है कि आईपीसी का नाम है आचार दंड संहिता, पर दंड देना इज नॉट द ओनली पर्पस. जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, जिस फिलॉसफी में हम बिलीफ रखते हैं, रिफॉर्मेशन इज अ इनबिल्ट पार्ट ऑफ इट. वो पनिशमेंट भी है और वो जीवन का दूसरा मौका भी है. अगर ऐसा नहीं होता तो अपराधों में इतनी लंबी लंबी रेंज नहीं दी जाती. जो रेंजेस आप देखते हो ना 2 साल से लेके 10 साल तक, दैट इज द स्कोप फॉर दैट रिफॉर्मेशन. दूसरा मौका जीवन में. गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रिजन की डेफिनेशन जब आप इस चैप्टर के अंदर समझते हो, इट इंक्लूड्स दिस एस्पेक्ट आल्सो. तो आप कंफ्यूज मत कर जाना. कई लोग जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, वो इस डेफिनेशन पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. ये एक कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, हमने दिमाग में उसको एसोसिएट कर लिया है, वो गलत चीज है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. प्रिजन इज अ प्लेस जहां पे लोगों को डिटेन किया जाता है. एज सिंपल एज दैट. सिंपल. चाहे वो उसको रिफॉर्मेटिव मान लो, चाहे उसको पनिशिंग इंस्टीट्यूशन मान लो. इन बोथ ऑफ द केसेस प्रिजन की जो डेफिनेशन है, दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटिव विद द डेफिनेशन ऑफ डिटेंशन. So the place where a particular person is being detained, in most of the cases, it amounts to a prison. कुछ सिचुएशन में उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर होने की जरूरत है, और अदरवाइज ऐसा होना जरूरी भी नहीं है. ठीक है. तो ये 2 कंपोनेंट में आपको इन 2 डेफिनेशन को समझना है, डिटेन्ड को और प्रिजन को. और जिस तरीके से मैंने इलेबोरेट किया है, आपको भी एग्जामिनेशन में इसी तरीके से इलेबोरेट करके आना है. तभी वो पिक्चर में क्लैरिटी बन पाएगी, तभी मजा आएगा. कहने का मतलब है. अब देखो, अब शुरू करते हैं चैप्टर के साथ इन दी फॉर्मल सेंस. सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 267. ये बात करता है अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स. अब प्रिजनर्स शब्द का मतलब समझ जाओ, जो लोग प्रिजन में रहते हैं, जो लोग प्रिजन में डिटेन है. तो डिटेंशन की डेफिनेशन और प्रिजन की डेफिनेशन को व्हेन यू मिक्स इट, व्हाट कम्स आउट ऑफ इट? दिस टर्म प्रिजनर्स. क्या आता है उससे बाहर? प्रिजनर शब्द. तो जब भी इंक्वायरी के दौरान, ध्यान से देखना, ट्रायल के दौरान या किसी भी तरीके की कोई भी कार्यवाही के दौरान, तो काफी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इस कोड के, सीआरपीसी के. अगर ऐसा लग रहा है क्रिमिनल कोर्ट को, और जब भी बच्चे क्रिमिनल कोर्ट लिखा होता है ना, इट इंक्लूड्स ऑल द कोर्ट्स विच एक्सरसाइजेस क्रिमिनल जुडिक्शन. हर एक वो कोर्ट जो क्रिमिनल जुडिक्शन को एक्सरसाइज करता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन ही क्यों ना. ठीक है. तो इंक्वायरी, ट्रायल या किसी भी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रिमिनल कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो डिटेन्ड है, जेल के अंदर बंद है, उसको बुलाना चाहिए कोर्ट के सामने और उसकी जवाबदेही रखनी चाहिए किसी भी चार्ज के बारे में जो किसी अपराध से जुड़ा हुआ है, जो उसके ऊपर लगा है, या फिर किसी और पर्पस के लिए किसी भी कार्यवाही के अंदर जो उसके खिलाफ हो रही है. तो कहने का मतलब, पहली सर्कमस्टांस ऐसी है कि कोई व्यक्ति है जेल के अंदर, अब उस व्यक्ति पे कोई एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई आरोप लगाया जा रहा है. तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या करते, अगर वो जेल में नहीं होता तो उसको सम्मन या वारंट जारी करते ना, उसको बताते भाई ये फलाना फलाना केस आपके खिलाफ आया है, आप आए और जवाब दें. अब फर्क क्या है, यहां पे जिस व्यक्ति पे एक्यूजेशन लग रहा है वो जेल के अंदर है, पहले से प्रिजन में है. तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है
तो सेक्शन 267 लगेगा। पर इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, केवल एक्यूजेशन वाली बात नहीं है। हमारे क्रिमिनल कोर्ट को ऐसा जरूरी लग रहा है न्याय के दृष्टिकोण से, जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो जेल के अंदर बंद है उसको एज ए गवाह, एज ए विटनेस एग्जामिन किया जाना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं है जो जेल में बंद है, बल्कि उसकी जरूरत पड़ रही है कि वो सहायता कर सकता है किसी भी केस के अंदर गवाह के तौर पर। तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ जो जेल के अंदर बंद है एक्यूजेशन लगता है, या फिर उसकी जरूरत पड़ती है एज ए गवाह, दोनों परिस्थितियों में अगर कोर्ट चाहे तो, अगर कोर्ट चाहे तो, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो ऑर्डर जारी कर सकता है। अब सुनना बड़े ध्यान से बच्चे प्रोसीजर की बात। ये जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर उस व्यक्ति को नहीं होगा जो जेल में बंद है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक तो है नहीं। ये ऑर्डर जारी होगा उस जेल के, उस प्रिजन के ऑफिसर इंचार्ज को, जो भी इंचार्ज होगा उस प्रिजन का। और ये ऑर्डर उसको बोलेगा कि इस फलाने फलाने व्यक्ति को, जिसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, उसको कोर्ट लेके आना है। और जिस भी पर्पस के लिए आप बुला रहे हो, अपने खिलाफ किसी चार्ज का जवाब देने आना है, या फिर किसी भी कार्यवाही में किसी भी तरीके की गवाही देने आना है, मतलब एविडेंस देने आना है। तो कहने का मतलब है क्या फर्क हो गया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से और इस सर्कमस्टांस में? नॉर्मल सर्कमस्टांस में जहां आप डायरेक्टली उसको सम्मन या वारंट भेजते थे, यहां पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो। यहां पे आप ऑर्डर जारी कर रहे हो टू दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिजन, कि वो उस व्यक्ति को लेके आए, वो उस व्यक्ति को लेकर आए। क्योंकि क्यों है ऐसा? हम डायरेक्टली सम्मन वारंट करके क्यों नहीं रुक जा रहे हैं, इतना सफिशिएंट क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि अगर वो आना भी चाहेगा तो विदाउट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन वो आ तो पाएगा नहीं। तो इन एनी केस उसकी एक्टिविटी पे, उसके मूवमेंट पे कंट्रोल किसका है? उसी बंदे का। दैट इज द रीजन कि उसी को डायरेक्टली ऑर्डर जारी किया जा रहा है। ठीक है। पर मैंने जैसा बताया आपको सबसेक्शन 1 के अंदर, ये जो पावर थी ऑर्डर जारी करने की, ये क्रिमिनल कोर्ट को दी थी। क्रिमिनल कोर्ट एक्सप्रेशन यूज किया था स्पेसिफिकली। और क्रिमिनल कोर्ट में मैंने बताया हर वो कोर्ट जो क्रिमिनल जुडिक्शन एक्सरसाइज करता है वो क्रिमिनल कोर्ट कहलाता है। फिर वो चाहे मजिस्ट्रेट फर्स्ट हो, सेकंड हो, सीजेएम हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो, कोई भी हो। पर जो हमारा सबसेक्शन 2 है वो स्पेसिफिकली एक बात बोलता है, और वो कोर्ट ऑफ वो हमारे मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के बारे में है, क्योंकि वो भी क्रिमिनल कोर्ट की ही डेफिनेशन में गिरेगा जब वो क्रिमिनल जुडिक्शन एक्सरसाइज करेगा। अगर ऐसा कोई ऑर्डर, जिसकी बात हमने सबसेक्शन 1 के अंदर करी, कोई मजिस्ट्रेट निकाल रहा है जो सेकंड क्लास का है, तो ऐसी परिस्थिति में वो ऑर्डर तो निकाल सकता है ऑफिसर इंचार्ज के पास, पर उसके ऊपर, उस ऑर्डर के ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के भी, सीजेएम साहब के भी, जो उनके सीनियर हैं। कहने का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड क्लास जब भी ऐसा ऑर्डर निकालता है उसको अप्रूवल देना पड़ता है सीजेएम साहब को भी। जब तक सीजेएम साहब अप्रूवल नहीं देंगे इस सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बाय इटसेल्फ वो ऑर्डर जारी कर सकता है, उनको जरूरत नहीं है सीजेएम साहब के सिग्नेचर की। ऐसे ही सीजेएम साहब भी खुद से कर सकते हैं, ऐसे कोर्ट ऑफ सेशन भी खुद से कर सकता है। बट ये मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास अकेले ऐसे हैं जिनको सीजेएम साहब के भी हस्ताक्षर चाहिए होता है, फॉर दी ओनली रीजन कि वो नए नए हैं अभी जॉब के अंदर। कल को आपकी भी जॉब लगेगी तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पोस्ट जो आपको क्रिमिनल साइड पे मिल सकती है। ठीक है। तो फॉर दैट रीजन इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं उसका मिसयूज ना हो। ठीक है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जब आप ये ऑर्डर जारी करते हो ना बच्चे, ऑर्डर आप जारी कर रहे हो टू द हेड ऑफ द प्रिजन, उस ऑर्डर के साथ आपको रिक्वायर्ड फैक्ट्स भी बताने पड़ते हैं। किस बारे में होंगे ये फैक्ट्स? उसी केस के बारे में, उसी कार्रवाई के बारे में, उसी इंक्वायरी के बारे में जिसकी रिगार्डिंग आप उस व्यक्ति को बुला रहे हो एज ए एक्यूज और एज ए विटनेस।
ये करना क्यों जरूरी है? ये करना इसलिए जरूरी है, खासकर ध्यान से देखो, जब कोई भी केस में ऑर्डर निकाल रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई ये केस है जिसमें कार्रवाई चल रही है, और ये केस है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के पास। ध्यान से सुनना, अब ये केस को देख कौन रहा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। एक्सेप्टेड की वो नए हैं, हजारों चीजें हैं उनके साथ, पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसका है? उनका है। और अभी हमने सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ा कि वो जो भी ऑर्डर निकालेंगे उस पे हमारे सीजीएम साहब को भी साइन करना होगा। और बच्चे सीआरपीसी के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट लिखी है, तो ये केवल और केवल फॉर्मल रिक्वायरमेंट तो नहीं हो सकती। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सीजीएम साहब आंख बंद करके ऑर्डर पे साइन करेंगे कि केवल वो फॉर्मेलिटी है, नहीं। क्योंकि कल को अगर वो मिसयूज साबित हुआ तो सीजीएम साहब पे भी सवाल उठेंगे। तो दैट मींस कि सीजीएम साहब को भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो करना ही पड़ेगा, उनकी भी जिम्मेदारी है। पर वो करेंगे कैसे? क्योंकि उनका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ही नहीं। उनको कैसे पता कि जरूरत है या नहीं उसको बुलाने की? यहाँ तो ये रास्ता कि पूरा केस फिर यही सुने तो यही ट्रायल चला लेना, फिर इनकी जरूरत ही क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, फिर यही ट्रायल चला ले। दैट इज द रीजन कि जब भी जेएम सेकंड ऐसा कोई ऑर्डर निकालते हैं, उनको उसके अंदर रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने होते हैं, जो डिटेल्स सफिशिएंट होंगे सीजीएम साहब को फैसला लेने के लिए कि जो जेएम सेकंड साहब ने ऑर्डर निकाला है वो सही है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, दैट इज द रीजन। तो हमेशा स्पेसिफिकली जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो जेएम सेकंड साहब को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और रिलेवेंट फैक्ट्स देने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति जेएम फर्स्ट के साथ नहीं है, सीजेएम के साथ नहीं है, या फिर हमारे आपके कोर्ट ऑफ सेशन के साथ नहीं है। वो सिंपल ऑर्डर निकाल सकते हैं, उस ऑर्डर के अंदर उन्हें केवल उस कार्यवाही के बारे में जानकारी देनी होती है और ये बताना होता है कि एज ए विटनेस बुला रहे हो या एज ए एक्यूज बुला रहे हो, बस। बट जेएम सेकंड को इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट उस केस के बारे में भी रिलेवेंट फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जेएम सेकंड को जरूरी लग रहा है कि इस व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए। तो ऑल इन ऑल 267 के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स को पावर तो दी गई है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जेल के अंदर बंद है उसको बुलाने की, एज एन एक्यूज पर्सन और एज ए विटनेस, पर उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। जैसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उनका ये जो ऑर्डर होगा दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस प्रिजन अथॉरिटी का जो हेड है, ऑफिसर इंचार्ज है, उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर होता है हमेशा। और फिर वो उसी की जिम्मेदारी बन जाती है टू ब्रिंग दैट पर्सन। फिर जो कहानी है वो जेम्स सेकंड के बारे में स्पेसिफिकली हो जाती है। उनको जो ये ऑर्डर होता है ये जरूरी होता है कि उसपे सीजीएम साहब भी साइन करें, और ऑब्वियसली सीजीएम साहब को साइन करने की जरूरत है तो सीजीएम साहब तक रिलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को भी पहुंचाना कंपल्सरी हो ही जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का वो यही था, सेक्शन 267। अब मुझे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर वाई टाइप करके अगर आप सभी लोगों को समझ में आया है। आर यू गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट? समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएंगे बच्चे। चलो शुरू करते हैं अगला अगला सेक्शन। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 268। अब सेक्शन 268 बच्चे बड़ा ही एक्सट्रीम है, इसको एज ए एक्सट्रीम सेक्शन याद रखना आप, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम पावर दे रहा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। देखो लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है बच्चे ये सब्जेक्ट मैटर है स्टेट लिस्ट का। इसीलिए आप ये प्रिजन की बात पर, पुलिस की बात पर आप देखते हो कि हमेशा स्टेट के पास पावर होती है कानून बनाने की। ठीक है, ये जो सर्कमस्टांस है इसकी वजह से ऐसा सब होता है, और वहीं से ये सेक्शन 268 भी निकल के आ रहा है। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ये पावर दी जा रही है
कि वो कुछ लोगों को बाहर निकाल सकता है सेक्शन 267 के पर्सपेक्टिव से। अब देखना बच्चे, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना इसका, इस पूरे सेक्शन का मैं लॉजिक आपको 1 सेकंड में बता सकता हूं। देखो बच्चे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी कोई ट्रायल चलता है, जब भी कोई कार्यवाही चलती है, और उस कार्यवाही के दौरान या उस ट्रायल के दौरान अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है तो उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे कि कार्यवाही आगे बढ़ सके। कभी भी एंड्स ऑफ जस्टिस सफर नहीं करने चाहिए किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, चाहे वो सर्कमस्टांस ऐसी ही क्यों ना हो कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद है। एंड दैट इज द रीजन कि इस चैप्टर को बनाया गया है। बट कई बार इसी इसी कंसर्न के अपोजिट में एक और इससे भी बड़ी कंसर्न क्रिएट हो जाती है, एंड दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। आप जैसे मेरे जैसे लोगों का इंटरेस्ट, समाज का इंटरेस्ट। कई बार जिन लोगों को जेल में बंद किया जाता है वो कोई आम लोग नहीं होते, वो लोग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और हो चुके होते हैं। दैट इज द रीजन दे आर बिहाइंड द प्रिजन। स्पेसिफिकली जब मैं बात करता हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले भी लोग इस चैप्टर के परव्यू में कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म डिटेन, राइट। तो हमको इस बात को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि किसी भी व्यक्ति को एवं ही उठा के नहीं बुला लेना है कोर्ट ऑफ लॉ। याद रखो, कोर्ट ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया के अंदर? इट इज अ ओपन कोर्ट वेयर द जनरल पब्लिक हैज एक्सेस। आम लोग, आप जैसे मेरे जैसे लोग कोर्ट में उपस्थित रहते हैं, और वो पूरा रास्ता जो प्रिजन से लेके कोर्ट तक का होगा, पूरा रास्ता, पूरा सफर, तो इट मे बी क्वाइट थ्रेटनिंग इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ परिस्थितियों में बहुत ही खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति को जेल से निकाल के कोर्ट के सामने उपस्थित करना और उसको वापस लेके जाना। बहुत प्रैक्टिकल बात है। कितनी मूवीज में हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े टेररिस्ट ऐसे ही मौकों का फायदा उठा के भाग जाते हैं। पर वो तो मूवीज हैं, बट रियलिटी भी उससे कहीं ज्यादा दूर नहीं है। उसी से निकल के आता है हमारा ये सेक्शन, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कुछ लोगों को सेक्शन 267 के पर्व्यू से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उनको नहीं बुलाया जा सकेगा। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी समय पर ऐसी परिस्थितियों में जिनको अभी हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 के अंदर, ऑर्डर निकाल सकती है और ये डायरेक्शन दे सकती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी क्लास ऑफ पर्संस, क्लास ऑफ पर्संस का मतलब है कि कुछ कुछ व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति, जब मैं बोलता हूं देन इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दैट मैटर्स, कि राजेश, रामेश, राम, श्याम, उस व्यक्ति को मत लेके जाना। और जब मैं बोलता हूं क्लास ऑफ पर्सन, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे लोग जिनमें कोई समानता है। वो समानता ये हो सकती है कि वो किसी पर्टिकुलर कानून के अंदर पकड़े गए हैं, मानो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पकड़े गए हैं, तो ऐसे करके पर्सपेक्टिव आ जाता है क्लास ऑफ पर्सन। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डर निकाल के डायरेक्शन दे सकती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी क्लास ऑफ पर्सन को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक वो ऑर्डर इफेक्ट में रहता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो ऑर्डर है स्टेट गवर्नमेंट का, ये सेक्शन 267 के अंदर क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा निकाले गए ऑर्डर के बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर आया 1 जनवरी 2021 को कि फलाने व्यक्ति को या फलाने क्लास ऑफ पर्संस को नहीं निकाला जाएगा जेल से, तो ऑब्वियसली इस तारीख के बाद कोई भी क्रिमिनल कोर्ट उस व्यक्ति के बारे में या किसी और के बारे में ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसकी अवहेलना ही होगी, पक्की बात है। पर मानो ऐसा हुआ कि 1 जनवरी 2021 को क्रिमिनल कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और किसी व्यक्ति को 5 तारीख को कोर्ट के सामने पेश करना था, पर स्टेट गवर्नमेंट ने 4 तारीख को ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं करोगे, तो ये ऑर्डर मान्य होगा, ये नहीं।
कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है अंडर सेक्शन 268 वो क्रिमिनल कोड की पावर से भी ऊपर है जो 267 के अंदर है। अगर ऑर्डर जारी भी हो चुका है 267 के अंदर, उसको काटा जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अभी आप समझोगे कि ऐसा क्यों है, इतनी ओवर पावरिंग पावर क्यों दे रहे हैं हम स्टेट गवर्नमेंट को, खासकर ऐसी चीज के बारे में जो कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर है। ये हमको जवाब मिलता है इस सबसेक्शन से। ये जो ऑर्डर निकालती है स्टेट गवर्नमेंट, वो कभी अपनी मन मर्जी से नहीं निकाल रही है, या उसको सपना आ रहा है या मिसयूज करके नहीं निकाल रही है अपनी पावर को। उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देर आर सर्टेन कंसिडरेशंस जिसको उसको दिमाग में रखना होगा ऐसे किसी भी ऑर्डर को निकालने से पहले, जिसमें सबसे पहले होगा वो जो अपराध है जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया है या जो उन क्लास ऑफ पर्सन ने किया है जिसके बारे में ऑर्डर निकालने की सोची जा रही है, उसका नेचर क्या है, वो कितना खतरनाक है, कितना हीनियस है, या फिर क्या आधार है उन लोगों के जेल के अंदर होने के, किन आधारों पर वो उस जेल के अंदर है, कि उन्होंने उस अपराध को किया, उसका अबेटमेंट किया, उसका अटेम्प्ट किया, या फिर क्या सर्कमस्टांसेस रही, वो कैसे इन्वॉल्व रहे उस अपराध के अंदर। तो उस अपराध की सीरियसनेस और उनके जेल में होने के आधार, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं पहले नंबर पे, जो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालने में या ना निकालने में सहायता करेंगे। दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्या चांसेस है, क्या लाइकलीहुड है कि उन लोगों के जेल से आने की वजह से जो हमारा पब्लिक ऑर्डर है, मैंने बोला ना पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर है, वो किस हद तक डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब किस हद तक समाज की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो सकती है इसकी वजह से। और आखिरी जो जुड़ा सा लगता है बी से, कहीं ना कहीं जुड़ा भी है, ओवरलैप है दोनों में, पर कंपैरेटिवली बहुत ब्रॉड है, पब्लिक इंटरेस्ट। कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब भी ऐसा ऑर्डर जारी करेगा वो इस बात पर ध्यान देगा कि क्या 267 के ऑर्डर की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट पर कोई भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रभाव होगा, इट इज नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू द पब्लिक ऑर्डर सिचुएशंस। देखो पब्लिक ऑर्डर सिचुएशंस थोड़ी सी उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लिमिटेड होता है, वो ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर वाली परिस्थिति तक लिमिटेड रह जाती हैं, कि दंगा भड़क सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गोलियां चल सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां। पर जब हम पब्लिक इंटरेस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है बच्चे, ये एंडलेस है, इसमें हर सर्कमस्टांस, हर सिचुएशन आ सकती है। इसमें एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जो आमतौर पर हम पिक्चरों में देखते हैं, और कोई ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जैसे हारी बीमारी वाली परिस्थिति, वो लोग कोविड पॉजिटिव हो या कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो उनको, फॉर दैट रीजन उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा हो कि समाज में वो बीमारी फैल जाए, दिस मे कम अंडर दिस पब्लिक इंटरेस्ट वाला सिचुएशन, राइट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करेगा, नो डाउट वो बहुत ओवर पावरिंग है, बट दीज आर दी थ्री कंसिडरेशंस जिसका ध्यान रखना है। अपराध का नेचर, उनके आधार जेल के अंदर होने के, पब्लिक ऑर्डर के अस्त व्यस्त होने के चांसेस, और पब्लिक इंटरेस्ट पे ओवरऑल इंपैक्ट। इन तीन सर्कमस्टांसेस को नजर में रखते हुए तभी जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है ऑर्डर जारी करता है। पर हाँ, एक बार अगर ऑर्डर जारी हो गया तो फिर उसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है, जब तक वो इफेक्ट में है। पर ऑर्डर हमेशा ऐसा नहीं है कि वो हमेशा परमानेंट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे उसको वापस भी ले सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो ऑर्डर हो वो लिमिटेड ड्यूरेशन का ही हो, 2 महीने तक इफेक्टिव रहेगा, 3 महीने तक इफेक्टिव रहेगा, दैट में ऑल्सो बी केस, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो कैसा ऑर्डर निकाल रही है, ठीक है। चलो
ये हो गया हमारा द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने क्या समझा, 267 के अंदर कोर्ट्स पावर किसी भी व्यक्ति को बुलाने की, और 268 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की पावर किसी व्यक्ति को बाहर ना जाने देने की। ठीक है, अब देखो सेक्शन 269, पहले मुझे बता दो जल्दी से 268 समझ में आया है सभी लोगों को? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ, आर वी ऑल क्लियर? 268 तक अभी तक कोई परेशानी नहीं है? जल्दी से बच्चे, क्विकली, टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, लिखते चलना बच्चे, नोट्स में ना लिखते चलना इन चीजों को, जिससे कल को फिर दोबारा आपको मेहनत ना करनी पड़े। दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी फिर क्या फायदा है ना। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज सेक्शन 269। 269 बड़ा समझने वाला सेक्शन है बच्चे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बात ना ही कोर्ट ऑफ ना ही क्रिमिनल कोर्ट की करता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की करता है, ये बात करता है ऑफिसर इंचार्ज की, क्योंकि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 267 का जो ऑर्डर है, जो क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर है, वो इसी को डायरेक्टेड होता है। तो उसी के बारे में ये सेक्शन, बड़ा ध्यान से देखना। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है हमारे प्रिजन का, उसके एब्सटेन करने की बात हो रही है। एब्सटेन करने के मतलब उस ऑर्डर को पूरा ना करने के, जो 267 के अंदर ऑर्डर आया है कुछ परिस्थितियों में। अब वो क्या परिस्थितियां है जहां पे ऑफिसर इंचार्ज उस ऑर्डर को पूरा नहीं करेगा? ध्यान से देखना। अगर वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के बारे में 267 का ऑर्डर निकाला है क्रिमिनल कोर्ट ने, अगर वो बीमार है, अगर वो सिक है, या फिर वो इन्फर्म है, अब इसको भी ध्यान से इंटरप्रेट करेंगे। बीमार है, इन्फर्म है, इतना काफी नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई व्यक्ति इन्फर्म है। इन्फर्म का मतलब समझते हो ना? इन्फर्मिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। फिजिकल इन्फर्मिटी, अब मेंटल तो कम ही होगी, मेंटल होगी तो फिर वो मेंटल उसमें होगा ना, इंस्टीट्यूशन में, प्रिजन में क्यों होगा? तो मोस्ट लाइकली फिजिकल इन्फर्मिटी है, चल नहीं पा रहा है, या जो भी परिस्थिति है। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति इन्फर्म है, और इस हद तक बीमार है, इस हद तक इन्फर्म है कि सही नहीं रहेगा उसे जेल से बाहर निकालना। सही नहीं रहेगा उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकालना, ये जरूरी है। पहला सर्कमस्टांस। दूसरा, ये जो व्यक्ति है वो ट्रायल के लिए या फिर रिमांड के लिए, ध्यान से देखना, ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑर्डर है, वो ट्रायल, कमिटल ऑफ ट्रायल के अंडर है या रिमांड के अंदर है, या किसी भी इन्वेस्टिगेशन का भागीदार है। मतलब एक ऐसी परिस्थिति जहां पर इस व्यक्ति के बारे में जो कानूनी प्रक्रिया है वो पहले से ही प्रोसेस में है। ठीक है, अभी समझना, उसको सिंक इन करोगे आप। तीसरा, ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में 267 का ऑर्डर है, इस व्यक्ति की जो वाध्यता है जेल में रहने की, मतलब इसका जो टर्म है वो पहले खत्म हो जाएगा उस दिन के आने से जिस दिन के बारे में वो ऑर्डर है। किसी व्यक्ति की जेल में रहने की अवधि खत्म हो रही है मानो 5 जनवरी 2021 को, और जो ऑर्डर आया है 267 के अंदर वो कह रहा है कि उसको जेल में उपस्थित करना है 7 जनवरी 2021 को, तो यहां तो 5 को वो छूट ही जाएगा, तो वो 7 को कैसे लेके जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति के बारे में तो उनको नॉर्मल सम्मन या वारंट जारी करना चाहिए, जैसे किसी आम व्यक्ति के खिलाफ करते हैं। ऐसा 267 के ऑर्डर की तो जरूरत है नहीं। तो एक ये सर्कमस्टांस है। ठीक है, तो कौन कौन से सर्कमस्टांस पढ़ लिए? पहला पढ़ा कौन सा वाला? बीमारी वाला, इन्फर्मिटी वाला, जो खतरनाक लेवल की थी। दूसरा हमने पढ़ा वो ट्रायल वाला, इन्वेस्टिगेशन वाला। तीसरा हमने पढ़ा ये वाला, कस्टडी का पीरियड शॉर्ट है और 267 वाली सिचुएशन बाद में आ रही है। ठीक है, या फिर
आखिरी वही जो हमने अभी पढ़ा 268 के अंदर, कि जिस व्यक्ति के बारे में ऑर्डर प्राप्त हुआ है, उस प्रिजन वाले बंदे को, हेड को, उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल रखा है सेक्शन 268 के अंदर। और जैसा मैंने बताया कि अगर लड़ाई होगी तो 268 जीतेगा। ठीक है, तो इन चार परिस्थितियों में, ये जो टोटल मैंने आपको चार सर्कमस्टांस पढ़ाए, बीमारी और इंफर्मिटी जो ऐसी है जिसके अंदर उसको ले जाना सही नहीं रहेगा, केवल देखा जाए तो यही एक ट्रू डिस्क्रिशन है प्रिजन के हेड का। कैसे है मैं समझाऊंगा अभी। दूसरा वो ट्रायल इन्वेस्टिगेशन वाली परिस्थिति, तीसरा वो ड्यूरेशन वाली परिस्थिति की कस्टडी से पहला छूट जाएगा, और चौथा वो स्टेट गवर्नमेंट वाला ऑर्डर, मतलब सेक्शन 268 वाली परिस्थिति। इन चार परिस्थितियों में वो जो प्रिजन वाला बंदा है वो उस ऑर्डर को मानने से मना कर सकता है जो 267 के अंदर आया है। डिस्पाइट दैट ऑर्डर उसको ले जाना जरूरी नहीं है। देखो, जो दूसरी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन वाली सिचुएशन है वो उसकी कंट्रोल से बाहर है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। जो तीसरी वाली परिस्थिति है जिसमें वो पहले ही छूट जाएगा, वो भी उसके कंट्रोल से बाहर है। और आखिरी जो 268 वाली सिचुएशन है स्टेट गवर्नमेंट वाली, वो भी इसके कंट्रोल से बाहर है। पर जो सबसे पहली परिस्थिति है, जो सिकनेस वाली है, जो इन्फर्मिटी वाली है, नो डाउट वो भी उसके कंट्रोल से बाहर है, कि वो किसी को बीमार नहीं कर सकता या किसी को इन्फर्म नहीं कर सकता। पर क्योंकि पहली वाली परिस्थिति के अंदर केवल बीमार होना काफी नहीं है, केवल इन्फर्म होना काफी नहीं है, वो बीमारी और इन्फर्मिटी ऐसे लेवल की होनी चाहिए कि उसको जेल से ले जाना ठीक नहीं रहेगा। ये बात का जो फैसला है कि वो उस लेवल की है या नहीं, ये है रियल डिस्क्रिशन उस प्रिजन अथॉरिटी के हेड का। ये है उसका रियल डिस्क्रिशन। बाकी जगह तो वो एक केवल फॉर्मेलिटी सी कर रहा है, बट ये जो पहला पॉइंट है, ये जो फैसला है, यहां पे वो सही में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है इन द रियल सेंस, जब वो फैसला ले रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में ऑर्डर आया है मुझे उसे लेके जाना चाहिए या नहीं। पर बस एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है, वो जो कमिटल ऑफ ट्रायल वाला सिचुएशन मैंने आपको बताया ना, कि किसी व्यक्ति को पहले ही ट्रायल के लिए कमिट किया गया है, रिमांड के लिए रखा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वाली जो कंडीशन है कि उसको जेल नहीं लेके जाएंगे, वो एब्सोल्यूट नहीं है। जस्ट फॉर द रीजन कि उसको किसी केस के अंदर ट्रायल के लिए कमिट किया गया है, जस्ट फॉर द रीजन कि वो किसी रिमांड में है या इन्वेस्टिगेशन का भाग है, ये लिमिटेशन तभी लागू होती है जब उसको ले जाना होता है इस कोर्ट के बुलावे की वजह से कहीं दूर। और दूर का मतलब है जहां पे फासला उस जेल से उस कोर्ट का जिसने 267 का ऑर्डर निकाला है वो 25 किलोमीटर से ज्यादा का होता है। तो कहने का मतलब है ये जो क्लॉज बी वाला ग्राउंड है, वो जो प्रोहिबिशन है, वो तभी इफेक्ट में आता है जब बुलाने वाला कोर्ट और वो जो जेल है वो 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। पर अगर जो फासला है उस जेल में और उस कोर्ट में वो 25 किलोमीटर से कम का है, 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो वहां पर जो ये क्लॉज बी वाली सिचुएशन है कि उसको ट्रायल के लिए कमिट किया जा रहा है या फिर रिमांड में रखा जा रहा है या फिर इन्वेस्टिगेशन का भाग है, वो लागू नहीं होता, क्योंकि उसके ले जाने की भी वजह से उस ट्रायल पर, उस रिमांड पर, उस इन्वेस्टिगेशन पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज इट वोंट टेक लॉन्ग, नो, अगर उसको लेके भी जाओगे तो कितना ही समय लग जाएगा। तो 25 किलोमीटर वो भी मुझे लगता है कि बहुत कम है। इसको अब आज के टाइम पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, इट कैन इजीली बी मेड 100 किलोमीटर्स और सो। ठीक है, क्योंकि आजकल 100 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, 2 घंटे में ट्रेवल हो जाता है, 2 घंटे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इन एनी केस अभी जो सर्कमस्टांस है वो ये है कि वो जो कमिटल ऑफ ट्रायल वाली सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन वाली सिचुएशन है, देयर अप्लाइज दिस टेस्ट ऑफ 25 किलोमीटर्स। अगर उससे ज्यादा है देन द प्रोहिबिशन अप्लाइज, अगर उससे कम है देन इट डज नॉट, तो वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रिजन का ऑफिसर है उसकी जो पावर्स और उसकी जो सर्कमस्टांसेस है वो हमने कहां पे पढ़ ली है, सेक्शन 269 के अंदर। तो ऐसे समझो, 267 is the power of the criminal court. Section 268 is the power of the state government. And finally, Section 269 is the power as well as the responsibility of the officer in charge of the prison. ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस का कॉम्बो है। और कभी भी आंसर लिखोगे
तो इसको इसी पैटर्न में, इसी कॉम्बिनेशन में आपको लिखना होगा बाय एंड बाय। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ, समझ में आई है बात? अभी तक की कहानी क्लियर है सभी लोगों को? अभी ऑल क्लियर सो फार बच्चे? बताएंगे चैट बॉक्स में फटाफट से। क्लियर है? अब देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारे दो सेक्शंस बचते हैं, दोनों ही सेक्शंस इजी हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। वो है सेक्शन 270 और सेक्शन 271। ध्यान से देखना, मैं सेक्शन 270 कवर करा लेता हूं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है और बहुत सिंपल सी बात इससे निकल के आती है। हमारा जो सेक्शन 270 है वो क्या कहता है? जो प्रिजनर है उसको कोर्ट लेके आना है कस्टडी के अंदर। ये जो एक्सप्रेशन है ना बच्चे, देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किस टर्म की पढ़ी थी? डिटेन्ड की, मतलब डिटेंशन की। कस्टडी क्या होता है उसको भी समझना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये छोटे छोटे शब्द हैं, कई बार ओवरलैप भी करते हैं, पर इनको सही कॉन्टेक्स्ट में लेना बच्चे जरूरी होता है। ध्यान से देखना, जो 269 के अंदर हमने बातें पढ़ी, वहां पे तो ऑफिसर को लिबर्टी दी गई थी, जो हमारा प्रिजन का इंचार्ज था उसको लिबर्टी दी गई थी कि किस सर्कमस्टांसेस में वो 267 के ऑर्डर को मानने से मना कर सकता है। पर अगर ऐसी परिस्थिति है जहां पर उसके पास ऑर्डर आया 267 के अंदर, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन पा रही जहां पे उसे 269 का फायदा मिल पाए, मतलब वो ना ही बीमार है, ना ही इनफर्म है, ना ही कमिटल ऑफ ट्रायल वाली सिचुएशन है, ना ही वो ड्यूरेशन वाली सिचुएशन है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, तो ऐसी परिस्थिति में तो उसे लेके आना ही पड़ेगा जेल। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में 267 का ऑर्डर निकाला है क्रिमिनल कोर्ट ने, उसको कोर्ट लेके आए, उसको कोर्ट लेके आए, और उसी समय पे लेके आए जो समय उस कोर्ट के ऑर्डर, क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, जो सेक्शन 267 के अंदर पास किया गया है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, ये जो जिम्मेदारी है ऑफिसर की, ये केवल उसको कोर्ट लाने तक की नहीं है, ये जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रखने की, जब तक कि कोर्ट के साथ उसका काम पूरा ना हो जाए। कहने का मतलब है, जब कोर्ट बुलाता है किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से, ध्यान से सुनना, तो कोर्ट भेजता भी है उस व्यक्ति को अपनी मर्जी से। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट कि प्रिजन का इंचार्ज आया, उपस्थित किया और अपनी मर्जी से वापस ले गया जब उसको लगा कि काम पूरा हो गया। नहीं, you come to the court with the order of the court and you leave the court with the order of the court or with the authority of the court। तो ये प्रिंसिपल इस बंदे पे भी लगता है, प्रिजन अथॉरिटी के इंचार्ज पे भी लगता है, कि वो व्यक्ति को लेके आता है, उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रखता है, या तो कोर्ट में ही या कोर्ट के आसपास, जब तक कि कोर्ट ऑथराइज ना कर दे उस व्यक्ति को कि आप इसको वापस ले जा सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में हो जाए। कोर्ट को लग रहा है कि उस व्यक्ति की गवाही चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 दिन लगातार चलेगी, तो बार बार ले जाएंगे, बुलाएंगे नहीं ना। तो ये उस प्रिजन इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि उसको कहां पे रखना है, कस्टडी में। तो आपने कई बार देखा होगा जेलों के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होती है, नहीं तो आसपास थाना देखना पड़ेगा, या आसपास की कोई जेल देखनी पड़ेगी, या जो भी हो। It is the responsibility of that particular person to keep that person in custody until and unless the court authorizes him to leave with that person। वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को कस्टडी में रखेगा जब तक कोर्ट उसको आज्ञा ना दे दे कि आप इसको लेके जाओ। कस्टडी का मतलब है अपने कंट्रोल में रखना। There is a slight difference, there is a very slight difference between the term detention and custody। बहुत छोटा सा फर्क होता है।
डिटेंशन में हर एक वो परिस्थिति आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता, वो डिटेंशन होता है। पर कस्टडी का मतलब होता है कि वहां पर कंट्रोल तो है कि आप अपनी स्वेच्छा से बाहर तो नहीं निकल सकते, बट वो जो एलिमेंट हैं जो डिटेंशन के अंदर होते हैं वो तो मौजूद हैं। उसके साथ साथ देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जिसके कंट्रोल में वो डिटेंशन है। देयर इज ए स्पेसिफाइड पर्टिकुलर पर्सन जिसके कंट्रोल में वो डिटेंशन, दैट इज कॉल्ड कस्टडी। आपने सुना होगा टर्म that the police has taken a particular person into his custody or the officer took that person into his custody। क्या है? डिटेंशन है। डिटेंशन का मतलब वो उसके कंट्रोल में है। दैट इज द एलिमेंट, हैविंग द कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर पर्सन, कि वो आपकी इच्छा के बिना इधर उधर मूव अराउंड नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कमरा हो चाहे खुला मैदान ही क्यों ना हो। So there are all elements of detention plus this element of control over that person. This is called custody. तो ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसको अपनी कस्टडी में रखे जब तक कोर्ट ऑथराइज ना करे। ठीक है, तो कोर्ट की जो पावर है इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, जब वो 267 के अंदर आता है, वो बहुत ब्रॉड होती है। ठीक है, आखिरी सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 271। ये बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, इसमें बाकी सेक्शंस को ज्यादा रिफर किया गया है, बस एक बार सुन लो, इतना काफी है। यहां पे कमीशन जारी करने की बात हो रही है उन लोगों के खिलाफ जो जेल के अंदर बंद है, अगर उनका एग्जामिनेशन किया जाना है एज अ विटनेस। ध्यान से देखना बच्चे, देखो 267 के अंदर मैंने आपको बताया दोनों सर्कमस्टांस हो सकती हैं। 267 के अंदर जब आप ऑर्डर निकालते हो किसी व्यक्ति के खिलाफ जो प्रिजन में है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्यूज हो, उस पर आरोप लगे हो किसी अपराध के लिए, इसके लिए उसको आप बुला रहे हो जवाबदेही के लिए, या केवल आप उसको विटनेस के तौर पर बुला रहे हो, उसके खिलाफ कोई आरोप ना हो। ये जो 271 है, दिस इज स्पेसिफिक टू अ सिचुएशन जहां पर एज ए विटनेस हमको एग्जामिन करना है किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रिजन में बंद है। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि जो भी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी, जो भी बातें हमने पढ़ी 266 से लेके अप टिल 270 तक, जो भी सेक्शंस के अंदर पढ़ा, वो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा कोर्ट की पावर पर जो वो कमीशन इशू करता है सेक्शन 284 के अंदर। अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, पर मैं आपको याद दिला दूंगा कि हमने ऐसा सेक्शन पढ़ा था। कमीशन इशू करता है 284 के अंदर, जिसके अंदर वो एज ए विटनेस एग्जामिन करता है किसी भी व्यक्ति को जो जेल में के अंदर बंद होता है। हमारे इसी स्टैट्यूट के अंदर अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, सेक्शन 284 जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, उसमें उसकी हेडिंग पढ़ देता हूं, व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस मे बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इशूड। जहां पे विटनेस की अटेंडेंस को हम हटा देते हैं और उसके खिलाफ कमीशन जारी कर देते हैं। अब ये कमीशन वगैरह क्या होता है मैं आपको इलेबोरेट करूंगा जब उसका टाइम आएगा, जब राइट कॉन्टेक्स्ट आएगा। अभी बस इतना सा समझ लो कि इस चैप्टर का कोई प्रभाव नहीं है सेक्शन 284 पे, जो अगले चैप्टर का भाग है। ऐसे ही जो हमारा चैप्टर नंबर 23 है, वही जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका पार्ट ये है, उसका जो पार्ट बी है, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इनफैक्ट जो 284 है वो भी पार्ट बी के ही अंदर आता है, वो भी पार्ट बी के ही अंदर आता है। ठीक है, वो सारे के सारे लागू होंगे उन लोगों पर जिन लोगों के बारे में कमीशन जारी किया जाता है जो जेल के अंदर है। तो कहने का मतलब है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, इसमें तो जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमारा सेक्शन 271 है वो बस इतनी सी कोशिश कर रहा है कि इस चैप्टर को और अगले चैप्टर को दोनों को अलग रख रहा है इन रिलेशन टू वन कॉमन थिंग। इन दोनों चैप्टर का एक कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि 267 के अंदर एज ए विटनेस वाली भी बात की गई है इन रिलेशन टू अ पर्सन जो प्रिजन में है। ये बात कुछ कुछ अगले चैप्टर में भी की गई है।
ओवरलैप ना हो दोनों चैप्टर्स के बीच में, इसलिए सेक्शन 271 के अंदर ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है और बोला गया है कि इस चैप्टर की कही गई बातें वहां पे लागू नहीं होंगी और उस चैप्टर की कही गई बातें यहां पे लागू नहीं होंगी, क्योंकि दोनों का पर्पस भी अलग है। यहाँ पे हम एज ए विटनेस किसी को बुला रहे हैं अंडर 267, जो हम ऑर्डर जारी कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं एज ए विटनेस, बट वहां पर हम किसी को बुला नहीं रहे। इट इज रादर द कमीशन दैट वी आर इशूइंग। व्हाट इज कमीशन? आई विल एलैबोरेट दैट। ठीक है, तो अभी बस आप इतना सा समझिए। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि आप सभी को सेक्शन 270 और 271 समझ में आया है? आर वी ऑल क्लियर सो फार? क्लियर है पिक्चर? ठीक है बच्चे, समझ में आया है? ऑल गुड, ऑल वेल, 100%। अब मुझे बताओ ये चैप्टर आपको 100% समझ में आ गया है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस बन सकता है एग्जाम में माहौल इसका। तो एक बार 266 से लेके 271 तक रीड आउट जरूर कर लेना हल्का सा। जैसे मैंने आपको बताया है, लाउडली बोलना है, कान तक आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल एकांत में बैठ के। एक बार से ज्यादा बार करना चाहते हो तो भी करो, दिमाग में बैठा लो सेट पैटर्न, भाषा को, लैंग्वेज को दिमाग में समझा लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। अब मैं आपको मिलूंगा 9:10 पे। ठीक है, 9:10 पे नेक्स्ट सेशन को शुरू करेंगे और अगले चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। चिंता मत करो, मैं बहुत ही हल्का रखूंगा, बहुत ही ब्रीफ रखूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बेसिक बेसिक बातें। फिर अच्छे से चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। आई विल सी यू एट 9:10, 9:10 बाय बाय।